वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 साइंस का 4th चैप्टर और इस चैप्टर की 7 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 4.4 मोशन इन अ प्लेन। अब ये प्लेन क्या होता है, प्लेन में किस तरह का मोशन होता है। देखो, अभी आपने स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन या वन डायमेंशनल मोशन। जब कोई मोशन प्लेन में होता है तो वहां पर दो एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा होता है। यहाँ जो एग्जांपल्स दिए हैं उससे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये फर्स्ट वाली फिगर देखो, यहाँ पर ये जो रेड वाली कार है वो क्या कर रही है, ओवरटेक कर रही है येलो वाली कार को। मतलब ये ऐसे जाके आगे इसके निकलना चाह रही है, तो ये रेड वाली कार ऐसे मूव करेगी। मूव करके मान लो जैसे यहाँ पहुँच गई। अब यहाँ से यहाँ जो कार गई है उसमें दो एक्सिस के अलोंग मोशन हुआ है। अब जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर रेड वाली जो कार है वो इधर की तरफ भी मूव करी है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग, और आगे की तरफ भी मूव करी यानी वाई एक्सिस के अलोंग। तो क्योंकि यहाँ पर दो एक्सिस के अलोंग मोशन हुआ है इसीलिए क्या है, मोशन इन अ प्लेन। अब सेकंड वाली फिगर देखो, यहाँ पर ये फुटबॉल है, इसको किक किया जा रहा है, तो ये बॉल इस पाथ के अलोंग मोशन कर रही है। तो यहाँ भी देख सकते हो बॉल राइट की तरफ मूव कर रही है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग, और बॉल वाई एक्सिस के अलोंग भी मोशन कर रही है। जैसे स्टार्टिंग में ये वाले लेवल पे थी, फिर कुछ टाइम के बाद बॉल यहाँ पहुँच गई, फिर ये नीचे आ गई यहाँ पर, मतलब बॉल ऊपर भी गई और नीचे भी आई। तो एक्स और वाई दोनों एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, मोशन इन अ प्लेन। फिर थर्ड वाली फिगर देखो, यहाँ पर जो सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रही है, गोल गोल घूम रही है। इसमें भी आप देख सकते हो दोनों एक्सिस के अलोंग मोशन है। अब जैसे किसी टाइम पे सैटेलाइट यहाँ पर थी, रोटेट करके इस डायरेक्शन में घूम के यहाँ पहुँच गई, तो देख सकते हो एक्स वाले डायरेक्शन में मोशन हो रहा है और नीचे की तरफ मतलब वाई एक्सिस के अलोंग भी मोशन हो रहा है। तो ये भी किस तरह का मोशन है, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन सच एज अ व्हीकल ओवरटेकिंग अनदर, द पाथ ऑफ अ किक्ड बॉल और अ सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड मोशन इन टू डायमेंशंस। तो कोई व्हीकल ओवरटेक कर रही है, एक बॉल जिसको किक किया जा रहा है उसका जो पूरा पाथ है, मतलब जिस पाथ के अलोंग वो बॉल मूव कर रही है, एक सैटेलाइट जो सर्कुलर पाथ है मूव कर रही है, तो ये सारे मोशन इन अ प्लेन के एग्जाम्पल हैं। इसको हम मोशन इन टू डायमेंशंस भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर दो एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा है। अच्छा, यही जो बॉल किक की जा रही है, अगर ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जाती, वैसे स्ट्रेट जाएगी नहीं, ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है तो उसका पाथ कर्व ही होगा, लेकिन मान लेते हैं ये एकदम स्ट्रेट जा रही है और कुछ टाइम के बाद यहाँ पहुँच गई, तो इस मोशन को आप क्या कहोगे, मोशन इन अ प्लेन या स्ट्रेट लाइन मोशन। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो जो बॉल है वो राइट की तरफ भी मूव करी है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग भी, लेकिन इसका जो पाथ है वो स्ट्रेट है, तो उस हिसाब से स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखना, जो स्ट्रेट लाइन मोशन है वो मोशन इन अ प्लेन का एक स्पेशल केस है, एक पार्ट है, समझ सकते हो। तो स्ट्रेट लाइन मोशन भी एक तरह का मोशन इन अ प्लेन ही है, बस वहाँ पर स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन हो रहा होता है, तो इस मोशन को हम स्ट्रेट लाइन मोशन ही कहेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि स्क्वायर एक तरह का रेक्टेंगल है, लेकिन अगर मैं ये शेप ड्रॉ करूँ मतलब स्क्वायर वाला, तो इसको रेक्टेंगल कहना भी सही है, स्क्वायर कहना भी सही है, लेकिन क्योंकि ये स्पेशल तरह का रेक्टेंगल है जिसके सारे साइड आपस में इक्वल है, तो इसका अलग से हमने नाम रख दिया, तो वही नाम हम यूज़ करेंगे कि ये स्क्वायर है। जैसे मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, आपने कह दिया ह्यूमन, इंसान, तो ये बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं स्पेशली आपका क्या नाम है इंसानों में वो पूछ रहा हूँ, तो आपको वो बताना चाहिए। अब इस वाले मोशन को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे इधर मैं ड्रॉ करता हूँ कि इस लाइन के अलोंग हमारा मोशन हुआ, तो वैसे लगेगा यार ये तो एक्स एक्सिस के अलोंग भी मोशन है, वाई एक्सिस के अलोंग भी मोशन है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मोशन कर रहा है। तो इसको आप ऐसे देखो कि जैसे ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये जो मोशन का पाथ है अगर इसको रोटेट करें, घुमा दें, तो वो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के अलोंग आ जाएगा कि नहीं। इसी तरह से अगर आप ऐसे रोटेट करा दें, इसको घुमा दें, तो पूरा का पूरा ये वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगा कि नहीं। तो अगर किसी मोशन का जो पाथ है उसको रोटेट करा के, मूव करा के किसी भी तरह से अगर किसी एक्सिस पे रखना चाहें तो पूरा का पूरा वो उस एक्सिस पे आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मोशन है वो सिर्फ एक ही एक्सिस के अलोंग हुआ है, यानी वन डायमेंशनल मोशन है, तो उसे हम स्ट्रेट लाइन मोशन कहेंगे। वहीं यहाँ पर जो एग्जांपल्स आपको दिए हैं इसमें मोशन का जो पाथ है उसको आप किसी एक्सिस के अलोंग रखना चाहो तो पूरा का पूरा किसी एक एक्सिस के अलोंग नहीं आ पाएगा। ये फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में देखो, ये जो पाथ है ये वाई एक्सिस के अलोंग रखोगे तो पूरा का पूरा नहीं आएगा क्योंकि कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहा है। सेकंड वाली फिगर में देखो, ये जो पूरा पाथ है वो किसी एक एक्सिस के अलोंग नहीं आएगा, रोटेट करा लो, मूव करा लो, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं है और एक्सिस हमारी स्ट्रेट लाइन होती है, तो एक्सिस के ऊपर स्ट्रेट लाइन को ही रखा जा सकता है, कर्व लाइन को नहीं। तो यहाँ पर एकदम बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट में नहीं गए हैं क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है
अगर आपके सिलेबस में मोशन इन अ 3D स्पेस भी दिया होता तब तो और आपको एक्सप्लेन करना होता है, क्योंकि 2D और 3D में कन्फ्यूज़न हो जाता है। लेकिन अभी हमारा स्ट्रेट लाइन है और मोशन इन अ प्लेन है, तो इन दोनों के हिसाब से अगर बात करें तो डिफरेंस समझ गया होगा। स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मोशन कर रहा है, और मोशन इन अ प्लेन में हमारे पास दो एक्सेस है, लेफ्ट राइट अप डाउन डायरेक्शन के अलॉन्ग मोशन हो सकता है। अब वैसे तो जो प्लेन में मोशन है वो कई टाइप का है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही टाइप आपको पढ़ना है, जो कि है सर्कुलर मोशन। 4.4.1 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपको याद होगा आपने सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा था अर्लियर ग्रेड्स में। बेसिकली ग्रेड 6 क्यूरियोसिटी चैप्टर 5 में आपने सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा है, आपको याद होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ यानी ऐसा पाथ जो कि सर्किल के फॉर्म में है उसके अलॉन्ग मूव करता है तो उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब मान लो एक बच्चा है जो कि बैठा हुआ है एक मूविंग मैरी गो राउंड में। मैरी गो राउंड एक तरह का झूला है जो गोल गोल घूमता है, मतलब वो बच्चा जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। द चाइल्ड मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ मूव्स फ्रॉम A to B to C एज शोन इन फिगर 4.22। अब जो चाइल्ड है वो सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मोशन कर रहा है, मतलब A से जा रहा है B से C। वॉट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चाइल्ड? अब उस चाइल्ड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ये जो A से C तक का कर्व पाथ है इसी की लेंथ हम निकाल लें तो ये डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस हम क्या करते हैं, जिस पाथ के अलॉन्ग मोशन किया है उसकी लेंथ निकालते हैं। व्हाट इज दियर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दियर ओरिजिनल पोजीशन? अब इसी तरह से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ, मतलब A से जो C आया तो उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो तो है कर्व ABC जिसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन AC। ये जो AC वाली स्ट्रेट लाइन है डॉटेड लाइन, इसकी जो लेंथ है वही है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट यानी इनिशियल और फाइनल जो पोजीशन है उसके बीच में अगर स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर दें तो उसी लाइन की जो लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। एज यू कैन सी बोथ आर नॉट इक्वल। अब यहाँ से आप देख सकते हो दोनों इक्वल नहीं है। ABC वाला जो पाथ है वो थोड़ा कर्व है, घूम के जा रहा है, वो ज़्यादा होगा। वहीं जो AC वाली डॉटेड लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो उसकी जो लेंथ है वो कम होगी। वॉट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चाइल्ड इन मेकिंग वन रेवोल्यूशन गोइंग अराउंड द सर्किल वंस? अब आप ये बताओ कि अगर चाइल्ड वन कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है, मतलब पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगाता है, A से चला घूम के वापस A पे आ गया, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल की? इट इज़ इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। तो ये जो ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया है ये क्या है, सर्किल की बाउंड्री जिसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। मतलब वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो उस सर्किल के सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी। सो इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज कैपिटल R, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चाइल्ड इन मेकिंग वन रेवोल्यूशन इज 2 पाई R। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई R। तो अगर रेडियस कैपिटल R है तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल R। तो ये डिस्टेंस की वैल्यू आ गई। ऑन द अदर हैंड द डिस्प्लेसमेंट इज 0। वहीं जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगा, क्योंकि A से चला वापस A ही पे आ गया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, तो उनके बीच का जो गैप है यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो गैप है वो कुछ नहीं है, वो 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, मतलब कुछ मूव ही नहीं किया ना, A से चला तो वापस A पे ही आ गया, पोजीशन उसकी चेंज ही नहीं हुई। सिंस द चाइल्ड कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर मेकिंग वन रेवोल्यूशन। 0 क्यों है, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट वन रेवोल्यूशन करने में T टाइम लगा रहा है तो उसकी एवरेज स्पीड यानी VAV क्या होगा, तो VAV इक्वल होगा, एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, यानी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई और उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 2 पाई R, उसमें लग रहा है टाइम T, तो 2 पाई R को T से डिवाइड कर दिया तो ये आ गई एवरेज स्पीड। वाइल द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल T विल बी 0। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है ना। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। जब न्यूमरेटर में 0 आ गया तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, सिंस द डिस्प्लेसमेंट इज 0। Let us now consider a particular case of circular motion where the speed of object is constant। अब चलिए सर्कुलर मोशन का एक पार्टिकुलर केस डिस्कस करते हैं, जहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन कर रहा है, मतलब गोल गोल घूम तो रहा है लेकिन उसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट है। When an object moves in a circular path with constant, या इसको हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो कांस्टेंट, या हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, ऐसा सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ध्यान रखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड है वो कांस्टेंट होती, वो यूनिफॉर्म होती है, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन।
अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। वी कैलकुलेटेड द एवरेज स्पीड, इक्वेशन 4.5। ये ऊपर जो हमने इक्वेशन देखी ना, यहाँ पर हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट किया फॉर 1 रेवोल्यूशन, बट फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सिंस द स्पीड इज कांस्टेंट इट्स वैल्यू इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्किल। अब यहाँ पर हमने 1 रेवोल्यूशन में क्या एवरेज स्पीड थी उसको कैलकुलेट किया, मतलब उसका फॉर्मूला निकाला है 2πr डिवाइडेड बाई टी। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो स्पीड की जो वैल्यू है वो हर एक पॉइंट पे सर्किल के सेम होगी। कहने का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो ऐसे इस पाथ के अलॉन्ग मोशन कर रहा है। यहाँ पर ये ए वाला पॉइंट है, तो ए से चला, घूम फिर के वापस ए पे पहुँच गया, तो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया। तो इस रेवोल्यूशन में कितनी उसने डिस्टेंस कवर की, तो आया भैया 2πr। कितना टाइम लगा, तो हमने मान लिया t टाइम लगा, तो अब t से डिवाइड कर दिया, तो यही है एवरेज स्पीड। लेकिन इस पूरे मोशन में अलग अलग पॉइंट पे अगर हम स्पीड की बात कर लें कि बताओ यहाँ पर जब वो ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे था तब क्या स्पीड थी, या यहाँ पर जब पहुँच गया तब क्या स्पीड थी, इस वाले पॉइंट पे क्या स्पीड थी, तो बीच में अलग अलग पॉइंट पे भी अगर हमको स्पीड पूछ ली जाए तो उसकी वैल्यू भी यही होगी 2πr डिवाइडेड बाई टी, क्योंकि स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही है ना। और ये हम कई बार देख चुके हैं कि अगर कोई क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, उसकी वैल्यू सेम है, तो उसका एवरेज भी वही आएगा। जैसे 3 और 3 का एवरेज अगर हम निकालें तो 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आएगा 6/2, 3 आ जाएगा। तो क्वांटिटीज़ हमारे पास 3 और 3 थी, एवरेज निकाला तो वो भी 3 आ गया। तो एवरेज स्पीड की बात कर लें या फिर अलग अलग पॉइंट पे स्पीड की बात कर लें, वो सेम होगी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो। अब इसका यूज़ कैसे होगा, तो यूज़ इस तरह से होगा, कैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया कि एक ऑब्जेक्ट है वो इस पाथ के अलॉन्ग मोशन कर रहा है, उसकी एवरेज स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। बताओ वो ऑब्जेक्ट जब इस पॉइंट पे था, दैट इज बी वाले पॉइंट पे, तब क्या उसकी स्पीड रही होगी, इस वाले पॉइंट पे क्या स्पीड रही होगी, यहाँ जब पहुँच गया तो उस डी वाले पॉइंट पे क्या स्पीड रही होगी। तो बी सी डी तीनों पॉइंट पे जो स्पीड है वो सेम होगी और उसकी वैल्यू होगी 3 मीटर पर सेकेंड। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड इज कॉन्स्टेंट, बट वॉट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, इज इट चेंजिंग। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट होती है, लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात कर लें, यानी वेलोसिटी के डायरेक्शन की बात कर लें किसी इंस्टेंट पे, कि भैया बताओ जो ऑब्जेक्ट इस वाली पोजीशन पे था तो उस समय ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था, तो वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन की बात कर लें तो उसके बारे में आप क्या कहोगे, क्या वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो फिक्स है या वो चेंज हो रहा है। अब इमेजिन करो एक एथलीट है जो कि रन कर रहा है क्लोज्ड पाथ के अलॉन्ग। फिगर 4.23a में जो एथलीट है वो फॉलो कर रहा है एक रेक्टेंगुलर ट्रैक ABCD, रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन द स्ट्रेट सेक्शन AB BC CD एंड DA। तो इस ए वाली फिगर में आप देख सकते हो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ट्रैक आपको दिया है। जब इसके अलॉन्ग एथलीट मूव करेगा तब क्या होगा, जैसे वो यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो जब यहाँ पर ऐसे मोशन करेगा तो उस समय वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ऐसे है। फिर यहाँ से वो टर्न करेगा, नीचे की तरफ आएगा, तो उस केस में जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ हो जाएगा। फिर से वो टर्न करेगा, ऐसे जब जाएगा तो उस केस में वेलोसिटी की डायरेक्शन ये ऐसे है। अगेन टर्न करेगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। द एथलीट चेंजेस डायरेक्शन 4 टाइम्स टू कंप्लीट 1 राउंड। तो एथलीट ने 4 बार अपने डायरेक्शन को चेंज किया एक राउंड लगाने में। इन फिगर 4.23b द एथलीट इज रनिंग along a hexagonal path. In this case, the athlete changes direction 6 times to complete 1 round. अब इसी तरह से आप बी वाली फिगर देखो, यहाँ पर जो एथलीट है जैसे यहाँ से स्टार्ट किया तो उस केस में ये डायरेक्शन है, फिर वो टर्न किया ये डायरेक्शन हो गया, अगेन टर्न किया ये डायरेक्शन, फिर ऐसे गया टर्न किया, फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ पर आप देख सकते हो 6 टाइम्स उसने डायरेक्शन को चेंज किया। यानी हर बार जब वो टर्न कर रहा है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब ए और बी वाली फिगर को देख के आपको ये बात समझ में आएगी कि यहाँ पर हमारे पास 4 साइड्स हैं और डायरेक्शन चेंज कितनी बार हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। बी वाले में जो फिगर बनी वो एक हेक्सागन है जिसके अंदर 6 साइड्स होते हैं, तो एथलीट 6 टाइम्स अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। यानी हेक्सागोनल ट्रैक के अलॉन्ग अगर उसको मोशन करना है तो एक राउंड में उसको 6 टाइम्स अपने डायरेक्शन को चेंज करना होगा। यानी जब हम नंबर ऑफ साइड को इंक्रीज कर रहे हैं तो जितनी बार डायरेक्शन का चेंज हो रहा है वो भी इंक्रीज हो रहा है। What happens if we keep increasing the number of sides infinitely? क्या हो अगर हम नंबर ऑफ साइड को इंक्रीज करते चले जाएं इनफाइनाइटली, मतलब इंक्रीज करते चले जा रहे, रुक ही नहीं रहे, तो क्या होगा। इस एनिमेशन में आप देखो नंबर ऑफ साइड को अगर हम इंक्रीज करते चले जाएं तो एक टाइम आएगा ये एक सर्किल बन जाएगा। एज द नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीजेज द एथलीट हैज़ टू टेक टर्न्स मोर एंड मोर फ्रिक्वेंटली। जैसे जैसे हम साइड को इंक्रीज करते चले जा रहे हैं एथलीट को बार बार टर्न करना पड़ रहा है और जल्दी जल्दी टर्न करना पड़ रहा है। भाई जितने ज़्यादा साइड होंगे उतनी ज़्यादा उसको टर्न करना पड़ेगा, मतलब उतनी बार उसको डायरेक्शन चेंज करना होगा। फाइनली द ट्रैक अप्रोचेज अ सर्किल।
तो इसी तरह से अगर हम साइड इंक्रीज करते चले जाएं तो एक टाइम आएगा जो ट्रैक है वो एक सर्किल बन जाएगा विद ईच साइड डिक्रीजिंग टू अ पॉइंट एंड द डायरेक्शन ऑफ एथलीट्स वेलोसिटी चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। जहां पर साइड इतना छोटा हो जाएगा कि वो एक पॉइंट बन जाएगा, तो उस केस में कॉन्टिन्यूसली जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसी वाली फिगर में देख सकते हो ये सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मोशन हो रहा है। तो यहाँ पर हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन अलग है। जब ऑब्जेक्ट इस वाले पॉइंट पे है तो डायरेक्शन ये ऐसे है, यहाँ पर पहुँच गया तो इस समय डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये है। इसी तरह देख सकते हो हर एक पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो अलग है, मतलब डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहेगा। किसी भी टाइम इंटरवल में ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुआ, वो तो नहीं है, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगा। यानी सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड इज कॉन्स्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्किल, इट इज ओनली द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दैट चेंजेस। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है हर एक पॉइंट पे सर्किल के, ये हमने देख ही लिया था। तो स्पीड कांस्टेंट रहती है, लेकिन अगर हम वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात कर लें तो वो चेंज होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूसली अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना। तो ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज होगा। एक्टिविटी 4.5 लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक अ रिंग सच एज एन एडेसिव टेप रिंग एंड वन मार्बल। एक रिंग आपको ले लेनी है, जैसे कि जो एडेसिव टेप आता है, बड़ा वाला जो टेप आता है ना, उसकी रिंग ले लो और एक मार्बल ले लो। प्लेस द रिंग फ्लैट ऑन स्मूथ सरफेस एंड थ्रो द मार्बल इनसाइड द रिंग in a way that it rotates along the inner boundary of the ring, फिगर 4.24। तो राइट साइड फिगर में देख सकते हो जो बड़ा वाला टेप आता है ना, उसकी ये रिंग है और इसी के अंदर एक मार्बल को रख दिया गया है इस तरह से कि ये जो मार्बल है वो इनर बाउंड्री के अलोंग रोटेट करे। प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन इफ यू लिफ्ट द रिंग व्हाइल द मार्बल इज मूविंग। अब प्रेडिक्ट करो मार्बल के मूव करते टाइम, मार्बल गोल गोल मूव कर रहा है, रिंग को अगर आप ऊपर उठा लोगे तब क्या होगा, मतलब आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए। Now after 1 or 2 complete revolutions of the marble, pick up the ring without disturbing the motion of the marble। तो जब मार्बल एक या दो बार कंप्लीट रेवोल्यूशन कर ले तो रिंग को आपको उठा लेना है इस तरह से कि मोशन डिस्टर्ब ना हो, मतलब जल्दी से उठा लो उसको। What do you observe? आपको क्या ऑब्जर्व होगा, तो चलिए इसको करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब मेरे पास मार्बल नहीं, लेकिन उसकी जगह मैं लेमन का यूज़ कर लेता हूँ। तो ये मैंने टेप के अंदर लेमन को रख दिया है। अब इसी टेप की हेल्प से इस लेमन को मैं सर्कुलर वे में रोटेट कराऊंगा। जब तक ये टेप रहेगा तब देखना लेमन किस तरह से मूव कर रहा है, और जैसे ही मैं टेप को हटाऊंगा फिर लेमन के मोशन का जो डायरेक्शन है वो कैसा हो रहा है। दोनों केस में आप ऑब्जर्व करना। देखा आपने यहाँ पर क्या हुआ, एक बार आप स्लो मोशन में देखो। अभी जो लेमन है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, टेप जैसे ही हटा लेमन ने सर्कुलर मोशन करना बंद कर दिया और वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करने लगा। चलो फिर से देख लो। तो इन दोनों केस में भी आपने देख लिया कि जैसे ही मैं टेप को हटा रहा हूं लेमन स्ट्रेट लाइन में मोशन करने लग रहा है। डज द मार्बल कंटिन्यू मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन। क्या जो मार्बल है वो रिंग के उठाने के बाद भी सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करता रहा। द आंसर इज नो। हमने ये देखा कि जैसे ही हमने टेप को हटाया सर्कुलर मोशन बंद हो गया, उस सर्कुलर पाथ को छोड़ के ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर गया। और डज इट मूव इन सम अदर मैनर, या फिर वो किसी दूसरी तरीके से मोशन कर लिया, मतलब सर्कुलर मोशन नहीं किया। द आंसर इज यस। हाँ, उसने दूसरी तरीके से मोशन किया, सर्कुलर मोशन उसने बंद कर दिया। रिपीट द एक्टिविटी मल्टीपल टाइम्स टू कंफर्म द रिजल्ट। तो मैंने आपको कई बार करके दिखा दिया ना, हर बार वही हो रहा है कि जैसे ही हम टेप को हटा रहे हैं सर्कुलर मोशन बंद हो जा रहा है और वो जो लेमन था वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मोशन कर गया। When the marble is released by lifting the ring, it moves in a straight line। जब मार्बल को रिलीज किया जा रहा है, कैसे? रिंग को लिफ्ट करके। देखो रिंग की वजह से ही वो बाहर नहीं भाग पा रहा था, तो रिंग के अंदर वाली जो बाउंड्री है उसी के अलॉन्ग वो मूव कर रहा था, बाहर जाना चाह रहा था, लेकिन रिंग की जो बाउंड्री है उसने उसको रोका था। लेकिन जैसे ही हमने रिंग को लिफ्ट कर दिया तो अब रोकने वाला कोई बचा नहीं, तो मार्बल आज़ाद हो गया। तो ओरिजिनली वो जहाँ जाना चाहता था वहाँ चला गया, मतलब वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मोशन करने लगा। This happened because once the marble is released, it continues to move in the direction it has been moving at the instant the ring was removed। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही हमने मार्बल को रिलीज किया तो वो उसी डायरेक्शन के अंदर मूव करने लगा जिस डायरेक्शन में वो उस एग्जैक्ट टाइम पे मूव कर रहा था जब रिंग को हटाया गया। मतलब रिंग के हटने के टाइम उस मार्बल का जो डायरेक्शन था उसी डायरेक्शन में वो मूव करता गया, क्योंकि सर्कुलर मोशन में क्या है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो जब रिंग को हटाया गया उस समय जो उसका डायरेक्शन था, अब रिंग हट गई तो उस डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर गया। यू विल लर्न द रीजन फॉर दिस इन लेटर चैप्टर।
तो इसका रीज़न आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसको थोड़ा मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अब जैसे ये हमारी रिंग है और यहाँ पर हमारा मार्बल है जो कि इस रिंग के इनर बाउंड्री के अलॉन्ग सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। मान लो जैसे वो क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, ऐसे 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 गोल गोल घूम रहा है। तो ये चीज़ आप जानते होगे कि अगर किसी चीज़ को हम मोशन करा रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में हम उसको मोशन करा रहे हैं अगर उसको हम रिलीज़ कर दें तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो कार है इसको थोड़ी दूर मैं मूव कराऊंगा और उसके बाद छोड़ दूंगा। छोड़ने के बाद देखना वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। आपने देखा जिस डायरेक्शन में मैंने इसको मूव कराया था छोड़ने के बाद वो उसी डायरेक्शन में गई। तो अगर मार्बल ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और रिंग को हमने हटा लिया तो हमारा जो कॉमन सेंस है या जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो ये कहता है कि रिंग को हटाने के बाद भी इसको ऐसे ही सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मोशन करना चाहिए, क्योंकि पहले ऐसे मोशन कर रहा था, हमने हटा दिया तो भी उसको ऐसे ही मूव करना चाहिए था। जैसे मैंने कार का आपको दिखाया ना कि हम उसको जिस डायरेक्शन में मोशन करा रहे थे जब हमने रिलीज़ किया तो उसी डायरेक्शन में वो आगे बढ़ गया। तो ये ऐसे गोल गोल घूम रहा था तो रिंग को हटाने के बाद भी इसको गोल गोल घूमना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बल्कि हुआ क्या, जैसे ही रिंग हटी मार्बल स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मोशन करने लगा। तो इस एक्टिविटी से ये बात समझ में आती है, बल्कि प्रूव होती है कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग नहीं होता बल्कि स्ट्रेट लाइन में ही होता है। हाँ, वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है लेकिन वो सर्कुलर नहीं होता, स्ट्रेट लाइन होता है। इसीलिए ये सी वाली फिगर देखो, यहाँ पर वेलोसिटी को ऐसे कर्व लाइन से शो नहीं किया है कि जो एथलीट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी ऐसे ही कर्व होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि हर पॉइंट पे देख सकते हो ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो स्ट्रेट लाइन हमने क्यों ड्रॉ की है अब आप समझ गए होगे इस एक्टिविटी से कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो स्ट्रेट लाइन है, वो कर्व नहीं होगा। रेडी टू गो बियॉन्ड, चलिए और आगे की चीज़ जानते हैं। द वेलोसिटी एट अ पॉइंट इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्किल एट दैट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ये तो हमने देख लिया, लेकिन स्ट्रेट लाइन में किधर, ये कैसे पता करेंगे? तो देखो, जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है उस पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, जैसे यहाँ फिगर में आप देख सकते हो ये सर्कुलर पाथ है जिसके अलॉन्ग मोशन हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट इस वाले पॉइंट पे है और इस पॉइंट पे हमको वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। अब ये टेंजेंट क्या होता है ये आपको दिया हुआ है। अ स्ट्रेट लाइन दैट मीट्स द सर्किल एट वन एंड ओनली पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट टू द सर्किल एट दैट पॉइंट। जैसे कि आपको फिगर 4.25 में दिया है, इसके बारे में आप मैथमेटिक्स में और अच्छे से पढ़ोगे। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्किल के सिर्फ एक ही पॉइंट से मिलती है, उस स्ट्रेट लाइन को उस सर्किल का हम टेंजेंट कहते हैं उस पॉइंट पे। तो ये हमारा सर्किल है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वाले पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो तो आपको क्या करना होगा, इस पॉइंट को टच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो। ध्यान रखना, सिर्फ सर्किल के एक ही पॉइंट को टच होना चाहिए तभी टेंजेंट होगा। अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ देख सकते हो सर्किल का एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, इस दो पॉइंट से पास हो रही है लाइन, तो इसको हम टेंजेंट नहीं कहेंगे। टेंजेंट सर्किल के एग्जैक्टली एक ही पॉइंट को टच करता है, एक ही पॉइंट से मिलता है। इसी तरह से अगर मैं एक पॉइंट यहाँ लगा दूँ और कहूँ कि यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करो, तो फिर आपको ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी जो इसी पॉइंट को टच करते हुए जाए। तो ये वाली जो लाइन है वो इस पॉइंट के अबाउट टेंजेंट है। हाँ, तो कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मोशन कर रहा है, जब वो इस पॉइंट पे है तब उसकी वेलोसिटी के क्या डायरेक्शन अगर हमको ये बताना हो तो सबसे पहले उस पॉइंट के अलॉन्ग हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। लेकिन ये जो लाइन है देख सकते हो इसका दो डायरेक्शन है, क्या ऑब्जेक्ट इस वाले डायरेक्शन में जाएगा या इस वाले डायरेक्शन में जाएगा। तो अब ये देख लो मोशन का डायरेक्शन क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज घूम रहा है तब उस केस में इस वाले पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो ये होगा। वहीं अगर मोशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो इस पॉइंट से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दो, यानी फिर ये डायरेक्शन होगा। मतलब हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसमें भी दो डायरेक्शन है ना, इधर की तरफ या इधर की तरफ। तो अगर ऐसे मोशन हो रहा है क्लॉकवाइज तो ये वाला डायरेक्शन लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो ये वाला डायरेक्शन लेंगे। अब इसी तरह से मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ से ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। फिर अगर मोशन ये क्लॉकवाइज हो रहा है तो ये डायरेक्शन होगा, अगर मोशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो ये वाला डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ एक नोट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। In everyday life, we say that a vehicle is accelerating when the magnitude of its velocity is changing, but we often fail to recognize that there can be acceleration when there is only a change in the direction of velocity. जब velocity का magnitude change होता है तो वहाँ तो हम समझ जाते हैं और कहते भी हैं कि भाई acceleration हो रहा है। For example, कोई कार है वो जैसे अभी जा रही है
30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 50 किलोमीटर पर आवर, फिर उसके बाद हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये वेलोसिटी के जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, इसको देख के तो हम कहेंगे भाई एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू चेंज हो रही है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हो, जैसे ये 30, ये भी 30 और ये भी 30। तो अब यहाँ वैल्यू देख के हम कह देते हैं कि भाई ये 30, ये 30, ये 30, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, मतलब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। लेकिन वेलोसिटी में दो चीज़ होती है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो भी एक्सेलरेशन होता है। तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो या डायरेक्शन चेंज हो रहा हो या दोनों चेंज हो रहा हो, तीनों केस में एक्सेलरेशन होगा। यू नो दैट एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस। अभी चीज़ आप जानते हो कि एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा, मतलब एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होगी अगर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही हो। द वेलोसिटी चेंजेस इन आइदर इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ चेंजेस। ये मैंने आपको बता ही दिया कि वेलोसिटी का चेंज हम कब मानेंगे, जब या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो या डायरेक्शन चेंज हो रहा हो या दोनों चीज़ चेंज हो रही हो। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटेड बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअसली चेंजेस। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है, मतलब हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसीलिए एक्सेलरेशन होगा। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है कि बताओ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एक्सेलरेशन होता है कि नहीं। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ा होता है कि यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। लेकिन यहाँ पर हम सिंपल यूनिफॉर्म मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पर डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है, और क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है इसीलिए एक्सेलरेशन होगा। रेडी टू गो बियॉन्ड। चलिए और आगे की बात करते हैं। मोशन इन स्पेस। देखो पहले हमने वन डायमेंशन मोशन के बारे में पढ़ा जिसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं। फिर अभी इस टॉपिक के अंदर हमने मोशन इन प्लेन के बारे में पढ़ा जहाँ पर दो एक्सिस के अलॉन्ग मोशन होता है। अब यहाँ पर छोटा सा आपको मोशन इन स्पेस के बारे में भी दिया है, जस्ट एक आइडिया के लिए। डिटेल में इसको आप हायर ग्रेड्स में पढ़ोगे। तो मोशन इन स्पेस में क्या होता है, यहाँ पर तीन एक्सिस के अलॉन्ग मोशन होता है, सच एज अ कार क्लाइंबिंग अप अ माउंटेन रोड। फिगर 4.26। जैसे आप फिगर में देख सकते हो एक कार है जो कि ऐसे इस रोड पर मूव कर रही है, तो ऐसे कर्व पाथ बना के जा रही है, मतलब ये दो एक्सिस का लॉन्ग मोशन हो गया। साथ ही में वो ऊपर की तरफ भी आ रही है, माउंटेन को क्लाइंब कर रही है ना, मतलब ऊपर की तरफ भी आ रही है। तो यहाँ पर तीन एक्सिस का लॉन्ग मोशन हो रहा है। कार आगे भी जा रही है, टर्न भी कर रही है, लेफ्ट राइट भी जा रही है, देख सकते हो रोड घूमी हुई है, और इसी के साथ साथ वो माउंटेन में ऊपर की तरफ भी आ रही है, तो अपवर्ड मोशन भी हो रहा है। बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। इसी तरह से बर्ड जब स्काई में फ्लाई करती है तो क्या वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती है? नहीं ना, वो आगे भी जा रही होती है, कभी कभी लेफ्ट राइट भी जाती है और ऊपर नीचे भी करती है। तो थ्री एक्सिस का लॉन्ग मोशन हो रहा है कि नहीं, आइदर फॉरवर्ड या बैकवर्ड, लेफ्ट राइट, अप डाउन। और एन एयरक्राफ्ट मूविंग थ्रू एयर। इसी तरह से एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट जब टेक ऑफ करता है तो क्या करता है, हाइट गेन करता है। इसी के साथ साथ वो आगे भी जा रहा है, फिर उसको टर्न करना हो तो लेफ्ट राइट भी मोशन कर रहा है, तो तीन एक्सिस हो गई कि नहीं। इज कॉल्ड मोशन इन थ्री डायमेंशन। यू विल लर्न अबाउट इन हायर ग्रेड्स। तो हायर ग्रेड्स में इसके बारे में आप पढ़ोगे। इन रियल वर्ल्ड द कंडीशंस फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कांस्टेंट स्पीड एंड अ सर्कुलर पाथ आर ऑफन नॉट मेट। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में हमने पढ़ तो लिया, लेकिन रियल वर्ल्ड की बात कर लें तो यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करना सर्कुलर पाथ में अक्सर ऐसा मुमकिन नहीं होता। मतलब जैसे आप साइकिल से जा रहे हो और आप ये चाहो कि मेरी स्पीड बिल्कुल चेंज ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप चाहो ना चाहो आपकी स्पीड थोड़ा बहुत कुछ कम ज़्यादा ज़रूर होगी। तो रियल वर्ल्ड में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं होता, कुछ ना कुछ स्पीड कम ज़्यादा हो ही जाती है। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज़ एन आइडियलाइज्ड मॉडल ऑफ रियल वर्ल्ड सिचुएशन। तो ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो आइडियलाइज्ड मॉडल है, मतलब एक आइडियल मान के चल रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो उसके हिसाब से हमने कंडीशन बना के स्टडी की है। स्टिल इट इज़ यूजफुल मॉडल एज इट सर्व्स द फाउंडेशन फॉर मोर कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड सिचुएशंस such as motion of planets revolving around the sun or a vehicle making a circular turn। तो रियल वर्ल्ड सिचुएशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी इसको स्टडी करने से और भी जो कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड सिचुएशन है, जैसे कि जो प्लैनेट है सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, या कोई गाड़ी है जो एक सर्कुलर टर्न ले रही है, मान लो जैसे ये गोल सा चौराहा है, कोई गाड़ी ऐसे घूम के जा रही है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को स्टडी करने से इन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से कैसे डील कर सकते हैं उसका आइडिया हमको मिल जाता है। कैसे क्या मिलता है इसके बारे में आप हायर ग्रेड्स में पढ़ोगे। तो यहाँ आके ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा
उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मैंने एक नया चैनल बनाया स्पेशली फॉर क्लास 9th एंड 10th, उसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और क्लास 9 का जो व्हाट्सएप चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना, लिंक दे दिया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।